नेटो चाइना के साथ संघर्ष की तैयारी कर रहा है। बीजिंग के पास महंगाई से लड़ने की मूर्खतापूर्ण योजना है और कम्युनिस्ट पार्टी की एक नई बेबी मेकिंग पॉलिसी है। इस सप्ताह की चाइना न्यूज हेडलाइंस पर और भी बहुत कुछ। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सुरक्षाक द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं, विशेष रूप से सरकारी कवर अप जैसे विवादास्पद विषयों को देखने के लिए, आपको अपनी पहचान की रक्षा के लिए वीपीएन जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका उस चीनी जासूसी गुब्बारों को लेकर काफी पागल था। यहां तक कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जवाबी कार्रवाई में बीजिंग की अपनी यात्रा स्थगित कर दी। जो ब्लिंकन को अच्छा लगा होगा। योजनाओं को रद्द करने का बहाना खोजने से बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन इसने वास्तव में ब्लिंकन को चीनी अधिकारियों से मिलने से नहीं रोका। उन्होंने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के मौके पर पिछले शनिवार को विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। वो बैठक कैसी रही? अमेरिकी पक्ष के अनुसार ब्लिंकन ने वांग से कहा कि जासूसी गुब्बारा अमेरिकी संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन था। लेकिन चीनी पक्ष के अनुसार गुब्बारे को मार गिराना, बल के उपयोग का दुरुपयोग और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का उल्लंघन था। दूसरे शब्दों में, अमेरिका और चीन निश्चित रूप से आंख मिलाकर नहीं देख रहे हैं। आंख से आंख मिलाकर न देखने की बात कहते हुए यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। म्यूनिख में उस सम्मेलन के बाद वांग यी व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस गए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने अकेले में क्या कहा, लेकिन सार्वजनिक रूप से पुतिन ने कहा कि रूसी चीनी संबंध योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे थे, और वांग यी ने कहा, संकट हमेशा एक अवसर होता है, हम। उसके आधार पर मैं मानता हूं कि निजी तौर पर उन्होंने इस बारे में बात की थी कि कैसे उनका पसंदीदा गेम ऑफ थ्रोन्स चरित्र लिटिल फिंगर था। और लाइन, अराजकता एक सीढ़ी है, नहीं, संकट एक अवसर है, आप न्यू। यूक्रेन आक्रमण के 1 साल बाद अब चीन रूस संबंध कैसे हैं? विशेष रूप से चीन और रूस के संदर्भ में बीएफएफ बने रहे, यहां तक कि उन्होंने आपस में दोस्ती के कंगन भी बनवाए। यदि वे राक्षस नहीं होते तो यह आराध्य होता। खैर, अमेरिका चीन को यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को हथियार न भेजने की चेतावनी दे रहा है। संदर्भ के लिए, अमेरिका अपने बचाव के लिए यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। और राष्ट्रपति बिडेन इस सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने कीव गए। हालांकि चीन रूस यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ होने का दावा करता है। यही वजह है कि अमेरिका रूस पर जो वित्तीय प्रतिबंध लगाता है, वो चीन पर भी लागू नहीं हो रहा है। लेकिन अगर चीन वास्तव में रूस को हथियार भेज रहा होता, तो ये स्पष्ट रूप से पक्ष लेना होता। और इसका मतलब होगा कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते भी बदलने होंगे, जैसे चीन पर रूस के प्रतिबंधों का विस्तार करना। राज्य सचिव एंटनी ब्लिंकन के अनुसार यूएस खुफिया सुझाव देता है कि चीन रूस को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हो रहा है। ये सिर्फ एक, शायद वे इस पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, नहीं दो, वे इस पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा एकत्र की गई खुफिया जानकारी का ये स्तर है। सोफे से उतरो और कुछ वास्तविक खुदाई करो। ब्लिंकन और अमेरिकी खुफिया अपने शब्द पर जो कहता है, उसे लेने के लिए अमेरिकी आबादी थोड़ा अनिच्छुक हो सकती है, ये देखते हुए कि 20 साल पहले वे उस पूरे इराक डब्ल्यूएमडी के साथ कैसे जल चुके हैं। उत्तरी अमेरिका याद है। इस बीच नाटो पहले से ही चीन के साथ संभावित संघर्ष की तैयारी कर रहा है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इस सप्ताह कहा था, आज यूरोप में जो हो रहा है वो कल एशिया में हो सकता है, जिससे उनका मतलब है कि चीन ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश कर सकता है। कल, लाक्षणिक रूप में मुझे स्पष्ट करना होगा, क्योंकि ताइवान के लोग इस समय उचित रूप से किनारे पर हैं, क्योंकि चीन वास्तव में ताइवान पर आक्रमण करने की कोशिश कर सकता है। आने वाला कल। उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा कि शायद पश्चिम के लिए चीनी सामानों पर निर्भर रहना या चीन को प्रमुख तकनीकों का निर्यात करना इतना अच्छा नहीं है। मैं वास्तव में खुश हूं कि उन्होंने ऐसा कहा। 10 साल से वही कह रहा हूं। ऐसा महसूस होता है जब कोई दोस्त आपको बताता है कि द वायर महान है। निश्चित रूप से यह है। मैं 1 दशक से आपको इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं। देर आए दुरुस्त आए, मेरा अनुमान है। और विराम के बाद, चीन ने कोविड के प्रति प्रतिक्रिया, मानव इतिहास में एक चमत्कार पैदा किया है। वापसी पर स्वागत है। याद है जब चीन ने कोविड को सुलझाया था? रुको, तुम नहीं? क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता करते हैं।
पिछले हफ्ते उन्होंने घोषणा की कि चीन ने अपनी कोविड प्रतिक्रिया में एक बड़ी, निर्णायक जीत हासिल कर ली है। मूल रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि शुरुआत में बड़े शहरों को बंद करना सही था, फिर उन्हें खोलना सही था, ये दिखाते हुए कि वे दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में महामारी की प्रतिक्रिया में कितने बेहतर थे। तब वे फिर से सही थे जब उन्होंने अपनी कठोर शून्य कोविड नीति लागू की और उन सभी संगरोध शिविरों को स्थापित किया। और अंत में देश भर में मामले बढ़ने के बाद पिछले साल के अंत में जीरो कोविड को अचानक समाप्त करने के लिए वे सही थे और उन्होंने महसूस किया कि वे कोविड को रोक नहीं सकते। दूसरे शब्दों में, कोविड के प्रति कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतिक्रिया ने मानव इतिहास में एक चमत्कार पैदा किया है, क्योंकि उन्होंने सफलतापूर्वक एक महामारी को पार कर लिया है। शायद ही किसी की मृत्यु हुई हो, कम से कम शायद ही कोई आधिकारिक तौर पर मर रहा हो। लेकिन बधाइयां क्रम में हैं। चीन एक चमत्कार करने में कामयाब रहा। उन्होंने चमत्कारिक रूप से घोषणा की, इससे कहीं अधिक शर्मनाक मिशन पूरा हुआ। लेकिन जबकि चीन अपनी कोविड प्रतिक्रिया को मानव इतिहास में चमत्कार कहता है, डेटा इतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर कोविड मामलों की गिनती बंद कर दी है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने पिछले साल के अंत में राष्ट्रव्यापी तथाकथित स्पर्शोन्मुख मामलों के आंकड़े जारी करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने देशों के व्यापक कोविड-19 सामूहिक परीक्षण तंत्र को नष्ट कर दिया और लोगों को घर पर परीक्षण और ठीक होने की अनुमति दी। और अगर कोई डेटा नहीं है तो कोई भी बीमार या मरा कर है ना? उसी तरह तियानमेन चौक में कोई नहीं मरा और कोई भी कभी इस पर सवाल नहीं उठाता। मिशन पूरा हुआ, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी एक बात नहीं छिपा सकती कि उनकी अर्थव्यवस्था कितनी बुरी तरह चरमरा रही है। संपत्ति क्षेत्र, उदाहरण के लिए, इतनी बुरी तरह से कर रहा है कि, जैसा कि कैक्सन पत्रिका ने कहा है, ये लाल स्याही का सिर्फ बैरल है, जो जज डूम के बाद क्लिफर्ड द बिग रेड डॉग को पिघलाने जैसा लगता है। वो नहीं जो आप वित्तीय पूर्वानुमान से सुनना चाहते हैं। संपत्ति की बिक्री पिछले साल 28% से अधिक गिर गई और केवल 5% संपत्ति व्यवसायों ने मुनाफा कमाया, जो ऐसा लगता है चीन में निवेश करने का एक अच्छा समय है। अफसोस की बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चीन अब प्राइवेट इक्विटी फंड के जरिए अपने रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, और निश्चित रूप से वे काटने जा रहे हैं। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कठिन या कितने समय से सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ लोग दवाए को नहीं देखेंगे। जिस तरह से निजी इक्विटी फंड काम करते हैं, वे कम कीमतों पर मरने वाली कंपनियों को खरीदने के लिए नकदी के ढेर का इस्तेमाल करते हैं। फिर वे उन्हें पुनर्गठित करते हैं और आशा करते हैं कि कंपनियों को दुरुस्त करें ताकि वे फिर से लाभदायक हो सकें। यही कारण है कि चीन ने आधिकारिक तौर पर संपत्ति केंद्रित निजी इक्विटी फंड की स्थापना के लिए हरी बत्ती दी है। दूसरे शब्दों में, कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि पश्चिमी कंपनियां कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई गई अचल संपत्ति की समस्या को ठीक करने के लिए नकदी के ढेर लगा दें। अगर यह काम करता है तो विदेशी धन से चीन की जमानत हो जाती है। यदि यह विफल रहता है तो चीन अभी भी नकदी रखता है। तो अगर आपके पास लाखों डॉलर पड़े हुए हैं और आप मूर्ख हैं, तो यह एक बढ़िया अवसर है, और इससे भी अच्छा अवसर है कि वो पैसा मुझे नार्निया के कुछ दलदली भूमि के बदले में दिया जाए। वो निवेश आपके लिए काम करने की संभावना है। पैसे की बात करें तो चीन में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर देखा जा रहा है, विशेष रूप से बीजिंग में, जहां खाद्य कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.6% की वृद्धि हुई। खैर, बीजिंग नगरपालिका सरकार के पास एक समाधान है। वे शहर के सबसे गरीब निवासियों को देने जा रहे हैं मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए प्रति माह $6। वो 40 युआन है, और जनता कहती है कि यह पर्याप्त नहीं है। अपने $6 एक महीने लो और चुप रहो। यह नूडल्स का एक पूरा कटोरा खरीदने के लिए काफी है, बीजिंग के उन 2% निवासियों के लिए जो कार्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। आपके जन्मदिन के लिए आपकी दादी द्वारा आपको $5 का चेक भेजे जाने की प्रतीक्षा करना एक अधिक व्यवहारिक वित्तीय योजना है। कम से कम ये होता अगर चीन की कोविड नीतियों ने सभी दादियों को नहीं मारा होता। और विराम के बाद, चीन की नौसेना अमेरिका की तुलना में कहीं अधिक जहाजों का निर्माण कर रही है। वापसी पर स्वागत है। पेंटागन के शीर्ष चीनी अधिकारी माइकल चेज ने इस सप्ताह ताइवान की दुर्लभ यात्रा की है। वह पेंटागन के केवल 2 शीर्ष अधिकारियों में से एक हैं जिन्होंने 4 दशकों में ताइवान का दौरा किया है। दूसरी यात्रा 2019 में ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई थी। जाहिर तौर पर यात्रा का मकसद चीन को नाराज करना था, और मुझे लगता है कुछ स्वादिष्ट ताइवान बीफ हॉटपॉट खाने के लिए। पेंटागन ने चेज की यात्रा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ताइवान के लिए अमेरिकी समर्थन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा उत्पन्न मौजूदा खतरे के खिलाफ बना हुआ है, इसलिए अमेरिका आधिकारिक रूप से अपनी चीन नीति में बदलाव नहीं कर रहा है, जैसे ताइवान को एक देश के रूप में मान्यता देकर।
या फिर वहां मिलिट्री बेस बनाकर, या चीन के हमले की स्थिति में ताइवान की मदद करने का आधिकारिक वादा करके। लेकिन कम से कम ये यात्रा कुछ तो है। एक रीढ़ बढ़ो अमेरिका। आप सभी के समर्थन में आगे बढ़ें गंभीरता से। क्या ये युद्ध के लायक नहीं है? हालांकि उम्मीद है कि चीन के साथ कोई युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका चीन के युद्धपोत निर्माण के साथ नहीं रह सकता। यह नौसेना के सचिव कार्लोस डेल टोरो के अनुसार है। उन्होंने कहा कि चीन के पास अमेरिका से बड़ा बेड़ा है और वे उस बेड़े को विश्व स्तर पर तैनात कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का बेड़ा 300 जहाजों से कम है, जबकि चीन का पहले से ही 340 है। और चीन अमेरिका की तुलना में बहुत तेजी से नए जहाजों का निर्माण कर रहा है। बेशक अमेरिकी सैनिकों के पास बेहतर प्रशिक्षण है, बहुत अधिक दिग्गजों के साथ, लेकिन वो अंततः बदल भी सकता है। मेरा अनुमान है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने जा रहा है तो देर सवेर बेहतर होगा, जब उनके पास और भी जहाज होंगे। सही, वे कल हमला कर सकते हैं। लाक्षणिक रूप में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के मुताबिक चीन वहां जबरदस्त प्रभाव अभियान चला रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास इसके लिए एक कानून है जिसे संसद ने 2018 में पारित किया। इसे विदेशी प्रभाव पारदर्शिता योजना या संक्षेप में फिट कहा जाता है। हाँ, यहां तक कि ऑस्ट्रेलियाई सांसद भी अपने बिलों के लिए गूंगे योगों के साथ आते हैं। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई राजनेताओं के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जब ऑस्ट्रेलियाई पैसे को शौचालय में प्रवाहित करें, यह वामावर्त घूमता है। सिद्धांत रूप में फिट लोगों को किसी विदेशी समूह की ओर से या राजनीतिक या सरकारी मामलों को प्रभावित करने के लिए की जाने वाली किसी भी गतिविधि को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है। लेकिन व्यवहार में यह उन सूक्ष्म चीजों को पकड़ने में विफल रहता है जिनमें सीसीपी वास्तव में अच्छी है। प्रभाव संचालन का प्रकार जो फिट्स रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आता है। टर्नबुल ने शिकायत की कि पारदर्शिता रजिस्टर के अनुसार स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त मोर्चा कार्य विभाग से कोई संबंध हो। दूसरे शब्दों में, सीसीपी ने यह पता लगा लिया है कि फिट्स से कैसे बचा जाए। उदाहरण के लिए, वे लोगों और समूहों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हैं जिनका आधिकारिक रूप से चीन से कोई संबंध नहीं है, तो ये सिस्टम में नहीं डाला जाता है। एएनयू में एक सीनियर फेलो ने इसे इस तरह वर्णित किया, जिस तरह से फिट्स इस समय है, वो बीबीसी कुकिंग शो में एक पूर्व मंत्री को कैप्चर करना हो सकता है, लेकिन हुआवेई जैसी कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले पूर्व राजनेताओं को कैप्चर नहीं करना। इसलिए विदेशी हस्तक्षेप कानून पर ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करें। कार्यान्वयन के लिए इतना नहीं। ये प्लैनेट फिटनेस से जुड़कर आकार में आने की कोशिश करने और केवल मुफ्त पिज्जा दिवस पर जाने जैसा है। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। और कनाडा में सेना ने आर्कटिक में चीनी निगरानी पर नजर रखी है, क्योंकि अगर कोई आर्कटिक को संभालने के लिए सुसज्जित है तो वो कनाडा है। मैं ईमानदारी से नहीं बता सकता कि यह दक्षिणी ध्रुव है या सस्केचेयान। जाहिर है, चीन ने इस क्षेत्र में गतिविधि पर नजर रखने के लिए प्लवों का एक समूह स्थापित किया था। चीन एक आर्कटिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन यह आर्कटिक सर्कल में बहुत सारे संसाधन डालता है, जिसमें इसे शिपिंग के लिए उपयोग करना और इसे वैज्ञानिक अनुसंधान कहा जाता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि आर्कटिक में सैन्य संपत्ति के सर्वेक्षण के प्रयासों के रूप में क्षेत्र में चीन के अनुसंधान हित भी दोगुने हो गए हैं, और कोई हैरान नहीं है। ध्रुवीय भालू भी नहीं। यहां तक कि उन्होंने देखा कि एक आ रहा है। चीन में जनसांख्यिकीय संकट है। पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। यह आंशिक रूप से खराब सोची समझी एक बच्चे की नीति के लिए धन्यवाद है, जिसके कारण 300 मिलियन से अधिक गर्भपात हुए। और यह पता चला है कि 8 साल पहले एक बच्चा नीति को उठाना चीजों को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए अब वे एक नई नीति के साथ लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुछ चीनी प्रांत जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए 30 दिनों की वैतनिक शादी की छुट्टी दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि कम्युनिस्ट पार्टी आपको आपके हनीमून पर भी अकेला नहीं छोड़ेगी। और ये देखते हुए कि वे अपने ही नागरिकों की कितनी जासूसी करते हैं, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे आपके लिए गर्भावस्था की घोषणा करते हैं। हे देखो, एक और चमत्कार। और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक और लॉग किया जाता है, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा, और कई मामलों में आपकी सरकार द्वारा। इसीलिए आप चाहे कहीं भी रहते हो या ऑनलाइन कुछ भी करते हो, आपको हमेशा वीपीएन के साथ अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए। और अब सर्फशार्क के पास ऐसे सर्वर हैं जिनसे आप 100 से अधिक देशों में जुड़ सकते हैं। ये किसी भी अन्य वीपीएन से अधिक है। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने निःशुल्क शामिल हैं।
आप केवल $2.21 प्रति माह में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर देखने के लिए धन्यवाद।